हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी मैंने आप लोगों को करंट समझा दिया था। सबसे पहला वीडियो में करंट हुआ था। दूसरा वीडियो मैंने बताया था रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पिछला वीडियो में ओम्स लॉ, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। उसको मैंने प्रूफ भी कर दिया था। वो 5 नंबर के लिए क्लास 10th में काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो वीडियो है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, वो 10th वाले बच्चों के लिए भी और 12th वाले बच्चों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ। क्या देखा था? ओम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ बोल रहे हैं। लास्ट ये हुआ था, ओम्स लॉ तो हो चुका है, रेजिस्टेंस भी हो चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किसकी बात करेंगे? किरचॉफ्स लॉ। उसी को किरचॉफ का नियम भी कहते हैं, उसी को किरचॉफ का नियम भी बोलते हैं। मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। कितना बुक में मैंने देखा, बहुत सारा किताब में देखा तो कहीं पे किरचॉफ लिखा हुआ है, कहीं पे देखा मैंने किरकॉफ लिखा हुआ है। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग किया गया है, लेकिन बात वही है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स लॉ को समझने से पहले हम लोग छोटा सा बात पे डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग ईएमएफ समझते हो? पहले ईएमएफ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ईएमएफ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल है क्या? इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं V डॉट वा डॉट बॉ डॉट विद्युत वाहक बल, ठीक है। और शॉर्ट में ईएमएफ इंग्लिश में लिखते हैं ईएमएफ। आखिर ये है क्या? किसको कहते हैं ईएमएफ हम लोग, है ना। इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग बड़ा ई का यूज करते हैं, कैपिटल ई का, है ना। किसे यूज करते हैं? कैपिटल ई। कहीं कहीं आपको छोटा ई भी मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है? कैपिटल ई होता है। अब ये होता है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब देखिए यहाँ पे लगा क्या है? बल। क्या लगा है? बल। तो कुछ बच्चे समझ जाएंगे बल है, ये क्या है? बल है, फोर्स है। बिल्कुल आप गलत समझ रहे हो, बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। ये बल नहीं है। नाम अगर में आ रहा है बल, तो ये बल नहीं है। तो बोले सर बल नहीं तो है क्या ये? तो ये एक प्रकार का पोटेंशियल है। क्या है यह? एक प्रकार का पोटेंशियल है, विभव। क्या है? पोटेंशियल है, विभव है। ये क्या है आपका? एक प्रकार का पोटेंशियल, यानी क्या है यह? एक प्रकार का विभव है। यानी कि ईएमएफ की अगर बात करें तो ईएमएफ क्या है आपका? एक प्रकार का पोटेंशियल, यानी क्या है? विभव। इतना समझ में आ रहा है? बोलिए सर विभव तो आपने पढ़ाया था कि वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। मध्यकाय धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी खास बिंदु तक जो कार्य किया जाता है, जो कार्य हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग विभव बोलते हैं। ये आपने पढ़ाया था, मैं भी वही बोल रहा हूँ, वही विभव है। लेकिन वो आपका सही है, वो आपने सही समझा। तो क्या इसमें भी वही बात है? इसमें वो बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये हमेशा क्लोज सर्किट में लागू होता है। किसमें होता है? क्लोज सर्किट में। ध्यान समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है, ये आपका क्या है? कोई सर्किट है, कोई दो डिवाइस लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R2 है ना। यहाँ पे मान लीजिए कुछ रिओस्टेट वगैरह लगा हुआ है। मैं एक ही रेजिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस में एक ही लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं लगा देता हूँ वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करेगा, है ना। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा को मापेगा, है ना। यहाँ पे परिवर्तनशील प्रतिरोध है RH। ये सब मैंने आपको ओम्स लॉ में समझा दिया था। यहाँ पे है आपका सेल, या आप बैटरी बोल सकते हो। यहाँ पे है आपका स्विच। बोलिए कोई दिक्कत है? इतना में कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को, है ना। चलिए अब अगर मैं स्विच ओपन ऑन करके इलेक्ट्रिक करंट में पास करूं, है ना, तो यहाँ पे दो टर्मिनल आ गए। एक टर्मिनल मान लीजिए P है, एक टर्मिनल क्या है? Q। यहाँ पे रेजिस्टेंस R क्या है? दो टर्मिनल, है ना। यहाँ पे क्या है? दो टर्मिनल, है ना। अब इस दो टर्मिनल पे एक टर्मिनल क्या है? P, एक टर्मिनल क्या है? Q है। दो बिंदु है ना, एक P और एक Q। यहाँ से क्या निकला? करंट निकला। करंट जब निकलेगा तो कुछ करंट A में जाएगा, कुछ करंट किस में जाएगा? B मतलब इधर जाएगा, मतलब सॉरी A में जाएगा। A क्या करेगा? मापेगा।
करंट जो हमारे 10 एम्पीयर निकलेगा तो शो करेगा 10 एम्पीयर करंट जा रहा है ना। और यहाँ से तो किस में जाएगा, जो उपकरण मैंने प्रयोग किया, जो डिवाइस मैंने प्रयोग किया है, यहाँ पे जो लगा हुआ है आर ओम का कोई डिवाइस लगा हुआ है, बल्ब हो, पंखा हो, कुछ भी लगा हुआ है, उसमें जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बैटरी से करंट जा रहा है, किससे जा रहा है करंट, बैटरी से। तो यहाँ पे हम करंट के बदले चार्ज भी बोल सकते हैं कि चार्ज जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश के प्रवाह की तरफ क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो मान लीजिए ये चार्ज इसमें गया, तो दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल पी, एक टर्मिनल क्या है क्यू है। तो यहाँ पर इस इंड से इस इंड तक, ध्यान समझिएगा, इस पी से इस क्यू तक, है ना। या मान लीजिए अगर यहाँ से निकल रहा है तो घूमते 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 अगर पुनः यहाँ आ गया, मतलब पूरा एक चक्कर लगा लिया, कितना चक्कर लगा लिया, एक चक्कर लगा लिया। और वो जो चार्ज है, वो जो चार्ज है वह चार्ज है +1 कूलम। कितना कूलम चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है। तो एक चक्कर लगाने में, इस सर्किट के एक चक्कर लगाने में जो वर्क डन होगा, जो काम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लेंगे अच्छी तरह से। ईएमएफ क्या है, कोई अगर क्लोज सर्किट है, क्या कोई क्लोज सर्किट है जिसमें हम लोग सेल यूज कर रखे हैं, क्या यूज कर रखे हैं, सेल। क्या यूज कर रखा है मैंने, सेल यूज कर रखा है, मतलब बैटरी यूज कर रखा है। बैटरी लगाया, बैटरी से मैंने करंट पास किया, तो अगर कोई चार्ज जो बैटरी से निकला, अगर वह चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कितना है चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस सर्किट का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में, है ना, एक चक्कर, जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, घूमते घूमते कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इस एक चक्कर लगाने में जो वर्क डन होता है ना, जो आपका वर्क डन होगा, है ना, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, यानी कि ईएमएफ बोलते हैं। किसी किसी बुक्स में पढ़िएगा तो वहां पे वो लिखा होता है कि P और Q, मतलब दो टर्मिनल, मतलब कि वर्क डन बाय अ सेल, है ना, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किसी सेल के द्वारा, किसी बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, विद्युतीय विभव पढ़े थे, तो उससे मैंने आपने बताया था कि अनंत से, कहां से, अनंत से, ऐसा मैंने वहां पे फिगर बनाया था, ऐसा करके बनाया था, डॉट डॉट दे दिया था, इनफिनिट पे क्या है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। इस पॉइंट को मैंने लाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी खास बिंदु तक, तो वहां भी वर्क डन हुआ था, और वहां पे जो कार्य हुआ था उसको मैंने बोला था विद्युतीय विभव। क्या बोला था, विद्युतीय विभव। यहाँ पे क्या था, सर्किट जो है यहाँ पे ओपन है, क्या है, ओपन है, देख लीजिए पूरी तरह से क्या है, यहाँ पे ओपन है। लेकिन वही सर्किट अगर यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सर्किट क्या है आपका, क्लोज्ड है। सर्किट क्या है आपका, क्लोज्ड है। अगर सर्किट क्लोज्ड हो, अगर परिपथ क्या हो, बंद परिपथ हो, परिपथ क्या हो, बंद परिपथ हो, तो बंद परिपथ अगर है, बंद परिपथ अगर है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विद्युत वाहक बल की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बंद परिपथ में जो वर्क डन होता है किसके द्वारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ओपन के लिए होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बंद परिपथ के लिए होता है। किसके लिए होता है, बंद परिपथ में अगर कोई चार्ज चक्कर लगा रहा है, इसको चक्कर लगा रहा है, तो जो वर्क डन होगा, जो कार्य किया जाएगा उसके द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। आप थोड़ा डिफरेंशियल लिख लेंगे जल्दी से, थोड़ा सा लिखिए नीचे, लिखिए मैं लिखा देता हूं, लिखिए किसी सेल या बैटरी के द्वारा इकाई धन आवेश को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इकाई धन आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्या कहता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। एक डिफरेंस में और आप लिख सकते हो,
उसमें क्या लिखेंगे, है ना, कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, पूरा क्या क्लोज्ड है, किसी बंद परिपथ में इकाई धन आवेश के द्वारा, इकाई धन आवेश के द्वारा यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किससे सूचित करेंगे, ई से। किससे करेंगे, ई से। तो जो फॉर्मूला आपका होता है इसका, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वही सेम फॉर्मूला किसका होगा, इसका भी होगा, V इक्वल टू W बाय Q, यहाँ ये इक्वल टू क्या होगा, W बाय Q, सेम फॉर्मूला। खाली बशर्ते ये कंडीशन क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट में होता है। किसमें होता है, क्लोज्ड सर्किट में होता है। किसमें होता है, क्लोज्ड सर्किट में होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, या किसमें लागू होता है, क्लोज्ड सर्किट में होता है। इफ Q इक्वल टू +1 कूलम, कितना होगा, +1 कूलम, E इक्वल टू क्या जाएगा, MF इक्वल टू W बाय 1, EMF इक्वल टू हो जाएगा आपका W। क्या हो जाएगा, W। कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन, डाउट नहीं ना, समझ गए ना, है ना। अब इसका अगर फिगर बना लीजिएगा आप लोग, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर मान लीजिए इसका अगर आप बात करते हो डायमेंशन वगैरह का, तो जो डायमेंशन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है ना, सेम वही इसका भी होगा, सब कुछ सेम चलेगा। चलिए, तो EMF इक्वल टू अगर बात करें, इक्वल टू W बाय Q है। W का जूल, इसका क्या हुआ, कूलम, तो क्या है, जूल पर कूलम, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर कूलम, ये ना होगा। अच्छा, फिर अगर हम आगे बात करें थोड़ा सा, है ना, डायमेंशन की, इक्वल टू क्या है, W बाय Q, W का mn2 t-2, Q का क्या होता है, IT, तो ऊपर जाएगा mn2 t ऊपर t-3, I पे क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया बात, है ना। तो पूरा लिख लीजिए जैसे, तो ये आपने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं किरचॉफ्स के नियम। देखिए, ओम्स लॉ आपने पढ़ा, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा कि सिंपल अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, कौन सर्किट है, तो हम लोग बात किस पे करें, किरचॉफ्स लॉ पे। किरचॉफ्स लॉ बात करते हैं, किरचॉफ्स लॉ होता है क्या, देखिए मैंने भी क्या बोला, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। कैसा है, सिंपल, है ना, तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, ओम मत सिंपल, साधारण 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो दे दिया रेजिस्टेंस, सिंपल दे दिया, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है लेकिन कैसा है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, और उसको अगर आपको बोला है सॉल्व करने के लिए, तो अब आप क्या कीजिए, तब किरचॉफ साहब ने बोला कि मेरे नियम का प्रयोग कीजिए, वहां पे ओम्स लॉ लागू नहीं होता। ध्यान रखेंगे, अगर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, साधारण है, सामान्य इलेक्ट्रिक परिपथ है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं ओम के नियम का प्रयोग करके। यानी कि ओम का नियम केवल साधारण मतलब सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट पर लागू होता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, मतलब कि जटिल है, मतलब बहुत सारा प्रतिरोध दे दिया, जैसे तैसे दे दिया, है ना, तब वहां पे ऐसे कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, किरचॉफ्स के नियम का यूज करेंगे। यानी कि आप लोग यहां से समझ रहे हो कि किरचॉफ के नियम का प्रयोग कहां किया जाता है, जो जटिल विद्युतीय परिपथ है, कौन विद्युतीय परिपथ है, जटिल विद्युतीय परिपथ है, उसको हल करने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे, किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है, जो जटिल विद्युतीय परिपथ है, कौन विद्युतीय परिपथ है, जटिल विद्युतीय परिपथ है, उसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, लोग किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में पहले आना चाहिए, किरचॉफ का नियम लागू कहां था, तो जटिल परिपथ में। यहाँ पे लिख लेंगे किरचॉफ का नियम, लेके डैश दे लेंगे, है ना। देखिए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के, थोड़ा सा लिख लीजिए, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रश्नों को हल करने के लिए ओम के नियम का प्रयोग करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रॉब्लम को हल करने के लिए किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। किस नियम का प्रयोग करते हैं, किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए अब बात करते हैं कि किरचॉफ का नियम होता है क्या। तो किरचॉफ साहब ने बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं आपको 2 नियम देता हूं। कितने नियम देता हूं, 2 नियम। इससे क्या पता चला कि किरचॉफ का कितने नियम है, 2 नियम है।
कितने नियम है? 2 नियम है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ क्या है, फिर हम बात करेंगे सेकेंड लॉ क्या है। तो पहले फर्स्ट लॉ क्या आता है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है समझिए बात को। पहले नियम में सॉल्व करने के उन्होंने बोला कि अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट पे जितना करंट आ रहा है और जितना करंट उससे निकल रहा है, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। बात को समझिए फिगर से। जैसे मान लीजिए ये कोई जंक्शन, ये पॉइंट है, यहां से करंट निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, बहुत सा सर्किट है, ये क्या है? बहुत सारा सर्किट है, ये ऐसा फिगर है ना। अब इसमें डायरेक्शन देता हूं। जैसे मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। अब देखिए इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें से मान लीजिए I3 निकल रहा है, इसमें से I4 निकल रहा है, इसमें I5 आ रहा है। इस तरह से डायरेक्शन दिया हुआ है ना। और ये क्या हो जाएगा? जंक्शन। दैट इज कॉल्ड जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। समझते हैं ना जी? जंक्शन, जहां पे क्या होता है सभी, जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पे जब गया होगा तो रहता है पटना जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, है ना, बहुत सा जंक्शन आपको नाम मिलेगा, है ना। तो जंक्शन का मतलब क्या है? जहां पे दो नहीं तीन या तीन से अधिक रूट निकलता हो। जैसे कि देखिए ये मान लीजिए कि हाजीपुर जंक्शन है, ध्यान समझिएगा, हाजीपुर जंक्शन है, ये हाजीपुर क्या जंक्शन है, ठीक है। तो एक ट्रेन आया इधर से, एक गया इधर, है ना। तो हाजीपुर जंक्शन पे 2 रूट निकलता है। जैसे मान लीजिए इधर से अगर सोनपुर से ट्रेन आ रही है, इधर से आ रही है, सोनपुर से अगर ट्रेन आ रही है ना, तो हाजीपुर जंक्शन से इधर जाते थे 2 रास्ता इधर से निकलता है। एक निकलता है आपका मुजफ्फरपुर के लिए या समस्तीपुर के लिए, है ना, मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर के लिए, और एक रास्ता निकलता है आपका पटोरी वगैरह, है ना, पटोरी के लिए हो गया। एक छोटी लाइन की गाड़ी निकलती है, छोटी लाइन हो गई, बड़ी लाइन हो गई, पटोरी हो गया, एम नगर हो गया, है ना, ये सब के लिए गाड़ी निकलती है। तो देखिए 2 रास्ते इधर से गया कि नहीं गया, एक इधर से आया तो 3 रास्ता हुआ कि नहीं हुआ। तो जंक्शन पे वैसे कितना रास्ता होता है? 3 रास्ता होता है। कितना होगा? 3 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 से ज्यादा जितना चाहे उतना 10, 20, 50 रास्ता हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 होगा, तभी क्या कहलाएगा? वो जंक्शन कहलाता है, जिसको हम संधि बोलते हैं। मतलब कि 3 लाइन की गाड़ी वहां पे आके रुकती है, इसलिए क्या है? यह जंक्शन है। ऐसे तो 2 लाइन सब में होता है, कोई भी स्टेशन कितना 2 लाइन होता है, एक आने वाले जाएगी 2 लाइन तो सब में, बस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है ना, एक इधर से आया इधर चला गया। लेकिन अगर 3 लाइन, तो आप लोग जंक्शन समझ गए, है ना। अब बात करते हैं इस पे। देखिए ये आपका फिगर है, क्या है? ये आपका फिगर है। इसमें मैंने क्या बोला कि ये आपका क्लोज सर्किट है, मान लीजिए अभी ओपन है, लेकिन होना क्या चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो किरचॉफ का पहले क्या बोलता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का योग, आने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। कौन योग? बीजगणितीय, अलजेब्रिक सम, है ना। द टोटल सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, है ना, द टोटल algebraic sum of all incoming current at junction is equal to all outgoing current from the junction। यानी कि किसी जंक्शन पर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का योग, उस जंक्शन से जाने वाले कुल विद्युत धाराओं के योग के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। बात को समझिए। देखिए आने वाली कौन सी है? I1, I2 और क्या है? I5। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू जाने वाली कौन है? I3 और I4 इक्वल टू I3 प्लस I4। इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम। मतलब कि आने वाले कुल योग बराबर जाने वाले कुल योग, ठीक है। इसी को ऐसे हम लिखें, एक तो ये समझ के, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा I इनकमिंग
इक्वल टू सिग्मा आई आउट गोइंग। क्या होगा? आउट गोइंग। ऐसे भी आप समझ सकते हो, आने वाली बराबर जाने वाली, आउट गोइंग। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, I1 है प्लस I2 है प्लस क्या है I5। अब इसको इधर तो माइनस होगा, माइनस क्या होगा I3 प्लस माइनस क्या होगा I4 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0। यानी कि अगर सभी धाराओं को हम जोड़ दें तो डायरेक्शन के अनुसार नेगेटिव हो रहा है ना, अगर सब धाराओं को हम जोड़े तो इसका योग कितना आना चाहिए? हमेशा शून्य होना चाहिए। कहाँ पे? जंक्शन पे। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्मा I इक्वल टू 0, यानी कुल विद्युत धाराओं का योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए बात समझिए, लिख लीजिए थोड़ा फटाफट। मैं इसको दो तरीके से लिखाऊंगा, जल्दी से लिखिए। देखिए, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी जंक्शन पर ऐसे लिखिएगा, किरचॉफ के पहले किसी बंद परिपथ में उसके जंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। उसके जंक्शन पर कुल विद्युत धाराओं का कुल इलेक्ट्रिक करंट का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। हमेशा शून्य होता है। एक तरीका से अथवा के लिखेंगे, अथवा और करके। देखिए, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी जंक्शन पर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग तथा उससे निकलने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा बराबर होता है। मतलब जितना आएगा उतना ही जाएगा। अगर मान लीजिए 20 एम्पीयर आ रहा है तो 20 एम्पीयर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा बाहर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको लिखने के बाद इस पेड़ को बना के फिर यहाँ से पूरी बात यहाँ तक लिख लीजिए। तो लिख लिया आप लोगों ने। आप कुछ कंक्लूजन देख लीजिए, कुछ निष्कर्ष देख लीजिए फर्स्ट लॉ का, जो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। कंक्लूजन को क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? निष्कर्ष। अब इसका कुछ निष्कर्ष समझ लीजिए। कंक्लूजन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, बात को समझना ध्यान से। देखिए, निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष आपका ये है, पहला निष्कर्ष है ना, कि सबसे पहली बात जो काफी महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का, वह किस सिद्धांत पे आधारित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो सिद्धांत है हुआ, उस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखिएगा। यानी कि ये जो पहला नियम है, कंक्लूजन फर्स्ट पर लेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि ऑल इनकमिंग करंट टेकन एज पॉजिटिव। जितने भी आने वाली विधारा होती है ना, उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ऑल आउटगोइंग करंट टेकन एज नेगेटिव। जितनी भी जाने वाली विधारा होती है ना, उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट ये आपका है कि देखिए, ये क्या है? नेटवर्क। क्या है? यह नेटवर्क है। इसलिए किरचॉफ के पहले नियम को हम लोग नेटवर्क रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क रूल बोलते हैं। यानी कि आप पूछेंगे किरचॉफ के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है, तो नेटवर्क रूल। या आपसे नेटवर्क रूल ही पूछे तभी यही बात लिखना है, किरचॉफ का पहला नियम। क्योंकि इसी का दूसरा नाम क्या है? नेटवर्क है, क्योंकि ये क्या है? पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट की हम बात करें तो देखिए, जितना करंट आया उतना करंट क्या हो गया? निकल गया बाहर, है ना। तो जंक्शन पे जो करंट होता है ना, हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। जंक्शन पे करंट क्या होता है? हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है।
है ना। मतलब कि इस नियम में, है ना, इसके जंक्शन पे करंट हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जितना आता है उतना क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए जंक्शन हमेशा, जंक्शन पे कोई चार्ज नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। उतना समझ रहे हैं। ये चार निष्कर्ष यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपका पहला है कि ये आपसे पूछता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एग्जांपल दो देख लेते हैं फर्स्ट लॉ के। इस वीडियो में फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों देख लेंगे, है ना, अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो फर्स्ट लॉ का आपको लिख लिया, समझ लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव इस पे कैसे पूछ सकता है, या क्वेश्चन कोई जो पूछेगा वह कैसे हमसे पूछ सकता है, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्वेश्चन। ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए पहले फिगर बनाता हूं छोटा सा। चलिए ये करंट है, मान लीजिए 10 एम्पियर है, ठीक है। ये करंट है आपका 2 एम्पियर, ये करंट है 5 एम्पियर। तो ये पूछेगा आई क्या होगा, ये जंक्शन, ऐसा क्वेश्चन ये निकल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आई का मान चित्र दे देगा, यहाँ पे दे देगा कुछ 5 ओम दे दिया, यहाँ पे 2 ओम दे दिया, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 10 ओम, कुछ भी दे रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे बताइए आई का मान क्या होगा। तो हम लोग नियम तो जानते हैं कि आने वाले को पॉजिटिव लेना है, या आने वाली बराबर जाने वाली। तो जो आ रहा है उसको देखिए, आ कौन कौन है, 10 आ रहा है, पर से 5 आ रहा है, जा कितना रहा है, आई जा रहा है, और कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, ठीक है। करंट को जोड़ना है, रेजिस्टेंस को मत जोड़ देना, इस प्रतिरोध को मत जोड़ना बहुआ, मतलब जड़ा मत देना, ये करंट को जोड़ना है। करंट का योग होता है ये 10, ये 5, ये आई और ये 2, ये करंट को जोड़ना है, विद्युत धारा को जोड़ना है, रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ना है। ध्यान रखिएगा इस बात में। तो 10 और 5 हो गया 15 बराबर आई प्लस हो गया 2, 2 इधर तो माइनस होगा, 15 माइनस 2 बराबर आई, इसलिए आई का मान कितना, 15 हो जाता है 13 एम्पियर। कितना हो गया, 13 एम्पियर। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ऐसे देगा, आपको फिगर दे देगा, बोलेगा इसमें आई का मान बताइए, I1 I2 से दे देगा, कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, है ना। एकदम इजी कॉन्सेप्ट समझना हम लोगों को। ये आपका नेटवर्क कुछ तरह से, मान लीजिए रेजिस्टेंस दिया रहेगा, मैक्सिमम करंट देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे इसको मैं निकालता हूँ, मान लीजिए कि 5 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, इधर आपका 8 एम्पियर, इधर आपका आई है, इधर आपका 2 एम्पियर, इधर आपका मान लीजिए 7 एम्पियर, ऐसा क्वेश्चन। ये आपका जंक्शन, यहाँ बोलेगा, यहाँ बताइए आई का मान क्या हो। तो पहले देखो आ कौन कौन रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये सेकंड क्वेश्चन होगा। चलिए आ कौन कौन रहा है, तो 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 + 8 + 7, एक साथ 2 8 7 आने वाली बराबर जाने वाली। जा कौन कौन रहा है, आई जा रहा है, 2 जा रहा है और 5 जा रहा है, और कोई जा रहा है नहीं जा रहा। चलिए ठीक है, 8 है तो 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, 5 है तो 7, आई प्लस 7, 7 इधर आएंगे माइनस होगा, आई बराबर 10 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने फर्स्ट लॉ समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ में, इसे बात करते हैं सेकेंड लॉ। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है 2 नंबर में फर्स्ट लॉ नहीं पूछेगा, आपसे सेकेंड नियम पूछेगा, किरचॉफ के दूसरे नियम को बताएं या समझाएं, है ना, किरचॉफ के दूसरे नियम को। तो 2 नंबर में काफी बार पूछा भी है ना, किरचॉफ के दूसरे नियम को बताएं। तो किरचॉफ, तो बात करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम लोग लूप नियम के नाम से भी जानते हैं, लूप लॉ, है ना, लूप नियम। इसी को पास नियम भी बोलते हैं, पास, लूप का हिंदी पास होता है, या बंद नियम भी बोलते हैं, है ना, लूप नियम चाहे बंद नियम, ठीक है। अभी होता क्या है किरचॉफ का सेकेंड लॉ, होता क्या है पहले उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक सर्किट लेते हैं, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ध्यान रखना है इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट
करंट या ईएमएफ हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और क्लॉकवाइज जो रहेगा आपका CLOCK, क्लॉकवाइज जो रहेगा आपका, क्लॉकवाइज करंट या ईएमएफ वो क्या लेना है आपका, नेगेटिव लेना है। इस दो बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग में डाल के। एंटी क्लॉकवाइज करंट हो चाहे आपका ईएमएफ हो, दोनों क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेके चलेंगे, है ना। एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज करंट हो चाहे ईएमएफ हो, वो क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। आप याद कीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने पहले भी आप लोग समझाया था। घड़ी देखो, घड़ी 12 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, ये 9 हुआ, है ना। तो घड़ी का डायरेक्शन कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर ऐसे चल रहा है ना आप लोग, तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग, क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। आज अगर ऐसे हो रहा है ना, उल्टा अगर चले तो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर एंटी ऐसे, अगर कोई डायरेक्शन करंट का ऐसे है ना, तो उसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। और जो क्लॉकवाइज में रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस बात को ध्यान रखना, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। इसी पे सारा जितना भी होगा वीडियो जो मैं प्रूफ करूंगा फॉर्मूला, इसी नियम के तहत कर पाऊंगा। इसी कारण इसको एकदम दिमाग में ढुका लेना चाहिए। एंटी मतलब पॉजिटिव और क्लॉक मतलब नेगेटिव, ये दिमाग में डाल के रखना। चलिए तो आइए बात करते हैं कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता है, कैसे से हम समझ पाएंगे आसानी से। थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं क्लोज सर्किट बनाता हूं। ये आपका हो गया क्लोज सर्किट। ठीक है, इसको ऐसे करना। ये हो गया क्लोज सर्किट। ठीक है, चलिए इसका ईएमएफ मान लीजिए कुछ, मान लीजिए इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ क्या है, E2 है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है आपका R3 है। कोई दिक्कत नहीं। करंट निकलेगा इधर से I1 मान लीजिए निकला, इधर से क्या निकला I2, और इसमें क्या जाएगा आपका I2। यहाँ पर क्या है, क्लोज सर्किट है, जिससे मैंने दो ईएमएफ लिया है, E1 और E2, दोनों से करंट निकला I1, इससे क्या निकला I2। रेजिस्टेंस क्या है, इसका R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2। एक मैंने तीसरा रेजिस्टेंस मतलब तीसरा प्रतिरोध भी लिया, इसका रेजिस्टेंस क्या आपका R3 है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है, यानी कि लूप लॉ जो है, वह क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी क्लोज सर्किट में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल, रेजिस्टेंस और गुणनफल का बीजगणितीय योग, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध और विद्युत धारा के गुणनफल, रेजिस्टेंस मतलब विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग उसके ईएमएफ, उसके ईएमएफ के यानी उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अब ये तो मैंने बोल दिया कि विद्युत धारा प्रतिरोध को गुना कर दो, बराबर किसका होगा, ईएमएफ के होगा। लेकिन यहाँ पे देखना क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने जस्ट बताया कि अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है ना, या ईएमएफ है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज में आ रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फिगर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, फिगर आप लोग देख रहे होंगे। देखिए इसको मैं मान लेता हूं सुई है, क्या है, घड़ी का सुई है, घड़ी का सुई है। यहाँ पे मैंने पुट किया। अब इसको घुमाइए, किस डायरेक्शन में चल रहा है, बोले सर क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। यानी कि ये जो करंट चल रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। इसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, बोलिए जल्दी से, क्लॉकवाइज
नेगेटिव। अभी जस्ट मैंने बताया क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब इसको कर, चलिए ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये आपका ऐसे चल रहा है, ये किस डायरेक्शन में होगा, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव, है ना। यहां से हम बोल सकते हैं I1 R1 पॉजिटिव, I1 R1, है ना। अच्छा ये किस में जाएगा, एंटी है ना, तो ये तो एंटी पॉजिटिव हो गया, ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज किस में आता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो प्लस माइनस, माइनस यहां लिखेंगे E2 R2 प्लस माइनस I3 R3 इक्वल टू, फिर मैंने क्या बोला कि टोटल सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ कितना है, E1 है और E2 है। तो देखिए एंटी कौन है आपका, एंटी आपका E1 है, E1 एंटी प्लस, अब फिर देखिए E2 क्लॉक ना हो गया, तो क्लॉकवाइज क्या लेंगे, माइनस E2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो I1 R1 प्लस माइनस माइनस I2 R2 प्लस माइनस माइनस I3 R3 इक्वल टू E1 प्लस माइनस माइनस E2। इसको ध्यान रखना है। हो गया, यहाँ पे क्या आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा IR, सिग्मा IR इक्वल टू क्या है, सिग्मा E। क्या है, सिग्मा E, यानी सिग्मा IR इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा E होता है यहाँ पर। अच्छा मान लीजिए कि if there is no EMF, अगर मान लीजिए EMF है ही नहीं, तब क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि EMF इसमें नहीं है ना, तो EMF अगर नहीं रहेगा तो EMF का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, E बराबर जीरो। यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि कभी भी अगर कहीं पर भी है ना, मतलब कि EMF है ही नहीं, अगर उस सर्किट में EMF नहीं है, तो अगर EMF नहीं है तो वहां पे EMF का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिग्मा IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये बात समझ गए। पहले लैंग्वेज लिख लेंगे आप लोग, जल्दी से लिखिए। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस या उसके विद्युतवाहक बल, उसके विद्युतवाहक बल के, उसके विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के, बीजगणितीय योग के हमेशा बराबर होती है। हमेशा क्या होती है, बराबर होती है ना। The algebraic sum of product of resistance and electric current is always equal to the total algebraic sum of EMF। सिंपल, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिगर बना के लिख लीजिए, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे कंक्लूजन बात करते हैं, कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है। लिख लीजिएगा, वीडियो पढ़ो के लिख लीजिए आप लोग। हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन पे, कंक्लूजन से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो कंक्लूजन पे बात करते हैं। कंक्लूजन इसका क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। देखिए निष्कर्ष इसका थोड़ा सा ज्यादा निष्कर्ष नहीं है इसका, है ना। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यह है पहला, ये जो सेकेंड लॉ है ना, किरचॉफ का सेकेंड लॉ है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है, सेकेंड लॉ जो होता है, वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, है ना। यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन में पूछा है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। इस नियम में है ना, हमेशा बंद परिपथ का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्लोज्ड सर्किट का। किसका करते हैं हम लोग यूज, हमेशा क्लोज्ड सर्किट का। इसको ध्यान रखना कि इस नियम में, मतलब कि किरचॉफ के दूसरे नियम में हमेशा इसका प्रयोग होता है, बंद परिपथ का प्रयोग होता है। किसका होता है, बंद परिपथ का होता है। तीसरा नियम होता है, तीसरा निष्कर्ष क्या है, तीसरा निष्कर्ष यह है मेरा कि जो मैंने बताया था, है ना, कि एंटी रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, जो मैंने बताया था आप लोग को, एंटी क्लॉकवाइज करंट रहे, करंट चाहे आपका ईएमएफ हो, है ना,
वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और क्लॉकवाइज, क्या मैं बोला, क्लॉकवाइज करंट है चाहे ईएमएफ ले, वो उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। चौथा बात की हम बात करें, चौथी बात की है ना, ये तो हो गया लॉ ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, क्लोज सर्किट पे लागू होता है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। फिर मैंने क्या बोला डिस्कस कि सिग्मा आई आर इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है। लेकिन अगर नो ईएमएफ, अगर ईएमएफ ना हो, ईएमएफ क्या हो, ना हो, तो सिग्मा आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, केवल जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखनी है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा किरचॉफ का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो जो बनेगा वो बनेगा व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और उसमें मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, है ना, इससे संबंधित प्रश्न आपसे, मतलब कि सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसमें वो बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, धन्यवाद।